तो आज अपन टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। क्यूबिक यूनिट सेल कौन कौन सी होते हैं पहले मैं बता देता हूँ। नंबर 1 है मेरा प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, इसको मैं और क्या कह देता हूँ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इन शॉर्ट एससी। ठीक है। दूसरा अपने पास हो जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में इसको बोल देता हूं मैं एफसीसी। ठीक है ना। तीसरा अपने पास होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल बीसीसी। ठीक है ना। तो अपन इन तीनों यूनिट सेल के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, है ना। क्या क्या पढ़ेंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, जिसको मैं क्या करता हूँ जेड से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है। इसके बाद मैं निकाल लूँगा पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ूंगा, पैकिंग एफिशिएंसी, है ना। इसको मैं ईटा से रिप्रेजेंट कर दूंगा। इसके बाद में पढ़ूंगा रिलेशन बिटवीन एज लेंथ दैट इज ए एंड रेडियस ऑफ एटम दैट इज आर। एंड फाइनली आई विल स्टडी अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। तो ये चार चीज़ें पढ़ूंगा। पहले तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालना सीखूंगा, उसके बाद मैं रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम पढ़ूंगा। आफ्टर दैट आई विल स्टडी अबाउट द पैकिंग एफिशिएंसी एंड देन कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर। तो अपन एक एक करके ले लेते हैं सभी को फटाफट से। पहला अपना आ रहा है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है। क्या मतलब होता है, एक मैं यहां पर क्यूब बना लेता हूं पहले तो मैंने यहां पर एक क्यूब बना लिया। क्यूब आप जैसे बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से क्यूब बनाता हूं। ठीक है। अब क्यूब बनाने के लिए, क्यूब बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, पहले मैं देखूं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब क्या होता है। एटम्स आर placed at corners of the cube, corners of the cube। ठीक है। कॉर्नर ऑफ क्यूब पे एटम रखे होते हैं। कैसे, यहां पर एटम रखा होगा, यहां पर होगा, सारे कॉर्नर्स पे होगा। टोटल कितने कॉर्नर है मेरे पास, 8 कॉर्नर है। ठीक है ना, सारे 8 कॉर्नर्स हैं। अब जेड निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, जेड क्या है मेरा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। क्या करूंगा जेड का, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एक कॉर्नर पे जो स्फीयर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। पहले उसके लिए समझना पड़ेगा कि कोई भी अगर मेरे पास यूनिट सेल दे रखी है, क्यूबिक यूनिट सेल, तो वो कॉर्नर वो कितने और क्यूबिक यूनिट सेल के कांटेक्ट में होगा। इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको कंसीडर कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। मेरे पास ये क्यूब है मान लो, ठीक है ना। तो ये जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर कितने और क्यूबिक यूनिट सेल के कांटेक्ट में होगा, ये मुझे समझना पड़ेगा। पहले मैं बना सकता हूँ एक इमेजिनरी, थोड़ा सा चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। एक क्यूबिक यूनिट सेल इधर होगी, एक क्यूबिक यूनिट सेल इधर होगी, ठीक है, और एक यूनिट सेल ऐसे होगी कुछ इस तरह से, जो इस कॉर्नर को टच कर रही होगी। एक ऐसे हो गई, एक ऐसे हो गई, जो बीच में गैप बचा एक वहाँ पर हो गई। तो 4 एक प्लेन में हो गई, और 4 में क्या कर सकता हूँ, इनके ऊपर रख सकता हूँ रेस्पेक्टिवली, है कि नहीं। एक इसके ऊपर रख दिया मैंने, एक इसके ऊपर रख दिया, एक इसके ऊपर रख दिया, और एक इसके ऊपर रख दिया। इमेजिन करो यहाँ पर क्या है, मेरे क्यूब बने हुए हैं 4। तो जैसे ही मैं इन चारों के ऊपर एक एक क्यूब रखूंगा, तो टोटल कितने क्यूब हो जाएंगे मेरे पास, 8 क्यूब हो जाएंगे, जो इस कॉर्नर के डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो जो मेरे पास मान लो ये स्फीयर रखा हुआ है, ये
स्फीयर रखा हुआ है, ये स्फीयर टोटल कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा? टोटल 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा। और सिर्फ इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है सिर्फ इस कॉर्नर पर पाया जाएगा। ठीक है ना? ये जो पार्ट है ये क्या है? 1/8 पार्ट, 1/8 पोर्शन। तो ऐसे मेरे पास कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर हैं। तो जेड में कैसे निकालूंगा? 1/8 इंटू 8 कॉर्नर, दैट इज 1। यानी कि 1/8 मैंने इसका उठा लिया, 1/8 मैंने इसका उठा लिया, 1/8 इसका उठा लिया, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। जब इन सारे 1/8 पार्ट को जोड़ूंगा तो मेरे को एक टोटल स्फीयर एटम मिल सकता है, जो कि मेरा क्या माना जाएगा? Z, दैट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल का मतलब क्या हो गया? मेरे पास एक ही तो यूनिट सेल है, तो एक यूनिट सेल में कितने मेरे पास एटम है? टोटल 1। आगे बात समझ में नहीं आ गई? तो मैं कह सकता हूं कि एक क्यूब में जो कॉर्नर है वो 8 और क्यूब के कांटेक्ट में होता है। इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक कमरा है, जिस कमरे में आप बैठे हो, उस कमरे के आसपास ऊपर नीचे अगल बगल हर जगह कमरे को एज्यूम करके देख लो। वो कॉर्नर जो होगा ना, कोई एक कॉर्नर पकड़ लेना, वो कॉर्नर क्या करेगा? 8 और कमरों के कॉर्नर के कॉन्टेक्ट में रहेगा। ठीक है ना? ऐसे आप समझ सकते हैं। जब भी सॉलिड स्टेट में इमेजिनरी चीजें आए तो जहां बैठे हो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहां बैठे हो वहीं पर समझ सकते हो। वो मेरा कमरा क्या है? क्यों मान लो। ठीक है ना? अगर मैं कॉर्नर के अलावा फेस की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? फेस की। तो फेस जो होगा क्यूब का, वो कितने और क्यूब के कॉन्टेक्ट में होगा? सीधी सी बात है। जैसे मान लो ये मेरा कमरा था, वापस आ गया अपन इसमें, तो ये क्या है मेरा पास? फेस हो गया, ये भी फेस हो गया, कोई एक फेस ले लेते हैं। तो ये फेस कितने और क्यूब के कांटेक्ट में होगा? सिर्फ एक क्यूब और, जो कि मैंने यहां पर ऐसे करके लगा दिया, एक और क्यूब मैंने ऐसे लगा दिया। तो मैं कह सकता हूं ये दोनों जो क्यूब हैं वो एक फेस को कांटेक्ट में कर रहे हैं, यानी एक फेस बराबर 2 क्यूब। जैसे एक कॉर्नर में 8 क्यूब आ रहे थे, उसी तरह मैं कह सकता हूं कि एक फेस में कितने क्यूब आ रहे हैं? 2 क्यूब आ रहे हैं। ठीक है? तो अच्छा, एक चीज और सोचते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा जो एज है क्यूब की, ये जो एज है, ये एज कितने और क्यूब के कांटेक्ट में आ सकती है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट से। चलो, ये हो गया अपने पास, जेड इफेक्टिव निकालना सीख गए। अब अपन निकालेंगे रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ स्फीयर, दैट इज एटम। ठीक है ना? रेडियस ऑफ स्फीयर है, उसको मैंने आर मान लिया। देखो बेटा, ये जो कॉर्नर्स है, ये कॉर्नर्स क्या है? सारे लैटिस पॉइंट्स है ना? तो इन लैटिस पॉइंट्स पर जो एटम रखा हुआ है ना बेटा, मैंने मान लिया है, एज्यूम कर लिया है कि ये एटम कैसा? स्फेरिकल शेप का है ना? तो स्फेरिकल शेप का है तो उसकी कुछ रेडियस होगी, वो मैंने रेडियस आर मान ली है। इसी तरह उस क्यूब की एज लेंथ क्या मान ली है? मैंने ए मान लिया। अब एक्चुअली में अगर इस पूरे फेस का टॉप व्यू देखूं, मैं इस पूरे फेस का टॉप व्यू देखूं, तो फेस का टॉप व्यू कुछ ऐसा नजर आएगा बेटा। जैसे मान लो ये फेस है, ध्यान से देखना, जैसे ये फेस है, ठीक है ना? तो ये फेस है ना, जो 4 आपको स्फीयर दिख रहे हैं, वो 4 स्फीयर कुछ ऐसे नजर आएंगे आपको। ये चारों ही स्फीयर के आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, टच हो रहे हैं। इसको तो मैंने ऐसे दिखा दिया, यहाँ पर लग रहा है आपको टच नहीं हो रहे, लेकिन ये चारों के चारों क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं एक दूसरे से। ऐसे जो नीचे वाला फेस है वो चारों आपस में टच कर रहे हैं, और ये चारों और ये चारों दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में टच कर रहे हैं, यानी कि 8 के 8 एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कांटेक्ट में है, पर्सनल। ठीक है ना? तो अगर मान लो ये मेरे पास क्या है बेटा? एज लेंथ ए है, देखिए मेरे पास एज लेंथ ए है, और ये क्या है? मान लो मेरे पास रेडियस है। तो अगर मैं इस एज लेंथ को उठाऊं तो ए बराबर क्या आ रहा है मेरे पास? कितनी रेडियस आ रही है? 2 रेडियस आ रही है। ए बराबर 2r, तो मैं यहां से लिख सकता हूं r इज इक्वल्स टू a/2। तो ये मेरे पास क्या आ गया? रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। सवाल कैसे दिए जाएंगे कि जैसे आगे और भी यूनिट सेल सिस्टम पढ़ेंगे, वहां पर क्या आपको बताया जाएगा कि रेडियस दी हुई है, एज लेंथ बता दीजिए, और आपको मेंशन कर रखी होगी कि कौन सी यूनिट सेल है,
क्यूबिक यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड है या सिंपल क्यूबिक है। तो आसानी से क्या करना है, एज लेंथ निकालना, तो आर की वैल्यू रख दूं 2 × r बराबर एज लेंथ। ऐसे सिंपल सिंपल से सवाल आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में, ठीक है। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे इसमें तीसरा पॉइंट है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? देखो, जब भी बात एफिशिएंसी की आती है ना, तो एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि कितना आप इनपुट दे रहे हैं और कितना आपको आउटपुट मिल रहा है, उसका रेशियो ले लो और 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाती है। चाहे किसी भी चीज़ को ले लो, चाहे आपका काम हो या फिर कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो, चाहे केमिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट हो, उसमें एफिशिएंसी एक ही फंडे से निकाली जाती है कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100, ठीक है ना। तो यहाँ पर नाम क्या आ रहा है, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब यहाँ से सेंस हम ऐसे निकाल सकते हैं कि आपको एक क्यूब दिया हुआ है, उस क्यूब में कुछ लैटिस पॉइंट्स फिक्स हैं, दैट इज कॉर्नर। अब उसमें आपने क्या रखा है, एटम्स को रखे हुए हैं। अब वो एटम किस तरह से अरेंज किए गए हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा स्पेस उस क्यूब के अंदर स्फीयर के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया हो। आगे बात समझ में आ गई? तो उसी तरह हम पैकिंग एफिशिएंसी को समझ सकते हैं। लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी निकालते कैसे मैथमेटिकली, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। पैकिंग एफिशिएंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ unit cell into 100. This is a basic and general formula. This is a general formula to find efficiency. To find efficiency of any unit cell. ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अपन क्या करेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में लगाएंगे। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ईटा निकालना चाहते हैं हम। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल का मतलब क्या हो गया मेरे पास, जेड। और जेड क्या था मेरे पास, पिछली बार हमने निकाला था जेड इक्वल टू 1, तो 1 इंटू अब वॉल्यूम ऑफ वन एटम। एटम मैंने स्फीयर माना हुआ है, तो स्फीयर का वॉल्यूम हम सभी को पता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 डिवाइड बाई लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का मतलब क्या हो गया बच्चों, पहले पहचानना पड़ेगा यूनिट सेल कैसी है। यूनिट सेल मेरी क्यूबिक नेचर की है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, और क्यूब का वॉल्यूम हमें पता है कैसे निकालते हैं। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, ए क्यूब, ठीक है। अब मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले बताया था A इज इक्वल्स टू 2R, थोड़ी देर पहले बताया था। तो मैं क्या करूंगा, A की वैल्यू को उठा के यहां पर पुट कर दूंगा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 2R होल क्यूब। और जब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा, 100 भी आ गए यहां पर, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 डिवाइड बाई 8R क्यूब। तो R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, π/6 इंटू 100। इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 52.4%। अब मैं इधर बात बताता हूं बेटा, 52.4% क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है ऑक्यूपाइड स्पेस, परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस इज हाउ मच, 52.4%। पूछ लिया जाता है कि अनऑक्यूपाइड स्पेस कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज अनऑक्यूपाइड स्पेस 100 में से माइनस कर देंगे 52.4, आंसर क्या आ जाएगा फटाफट से बता दो। 48 होता अगर 52.4 होता, तो मैं लिख देता हूं 47.6%। ठीक है, इतना परसेंटेज क्या रहेगा, अवेलेबल स्पेस रहेगा। कभी कभी आईआईटी में या नीट में ये भी पूछ लिया जाता है कि पाई के टर्म्स में आप आंसर दीजिए फ्रैक्शन के टर्म में, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, पैकिंग फ्रैक्शन
पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा मेरे पास π/6, ठीक है। और अनऑक्यूपाइड पैकिंग फ्रैक्शन, जिसको हम वॉइड फ्रैक्शन भी कहते हैं, वॉइड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन का मतलब जितना भी टोटल आएगा वो 1 के बराबर होगा, तो 1 माइनस π/6 दैट इज 6 माइनस π डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें पैकिंग एफिशिएंसी में हम पढ़ लेते हैं। अब अगला टॉपिक आने वाला है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हम जानेंगे, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कंपटीशन लेवल के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलो बच्चों, अब अगला टॉपिक देखते हैं, इसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द नियरेस्ट और मोस्ट नियरेस्ट नंबर ऑफ नेबर टू एनी रेफरेंस एटम इन एनी यूनिट सेल। क्या मतलब हो गया? किसी भी यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट्स कोई एक फिक्स कर लेंगे, उस लैटिस पॉइंट को रेफरेंस एटम मान लेते हैं। उस लैटिस पॉइंट का जो रेफरेंस एटम माना है, उस रेफरेंस एटम के आसपास कितने एटम मौजूद है। अब आप कहोगे एटम तो बहुत सारे मौजूद हो सकते हैं, तो मेरा डेफिनेशन क्या कहता है? जो सबसे पास में मौजूद है, जो सबसे पास में मौजूद है, उस लैटिस पॉइंट पर जो रेफरेंस एटम माना गया है वो कितने नंबर हैं, उसको कहता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली इसको मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर भी कह देता हूं, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हम पढ़ रहे हैं कि मान लीजिए मेरे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें एटम यहां रखा होगा ऑब्वियसली कॉर्नर्स पर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए मुझे एक रेफरेंस एटम चूज करना पड़ेगा, और वो रेफरेंस एटम 8 में से कोई भी चूज कर सकता हूं। सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने क्या कर लिया, इसको मैंने रेफरेंस एटम चूज कर लिया। अब इस एटम से चारों तरफ मुझे हर पॉसिबल डायरेक्शन में देखना है कि कौन कौन से एटम इसको सराउंड किए हुए हैं और उनमें से कौन सबसे ज्यादा पास है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये इसके सराउंडिंग में देखूं तो ये भी आ रहा है, 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 ये भी और ये भी, सारे आ रहे हैं साथों साथों। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? ए। ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? ए। ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? ए होगी। अब ये डिस्टेंस देखा जाए, ये डिस्टेंस कितनी होगी? मैं निकाल सकता हूं a√2। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, है कि नहीं। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस। नाम दे देते हैं इसको थोड़ा सा, ए बी सी और डी। तो यहां से ए सी स्क्वायर क्या निकल के आएगा? बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर, और ए सी कितना आ जाएगा यहां से? √2a। ये जो डिस्टेंस मैंने बताई है बच्चों, इसको मैं ये भी कहता हूं फेस डायगोनल की जो डिस्टेंस है, फेस डायगोनल डिस्टेंस, ठीक है। तो यानी कि एक एटम तो मुझे अगले वाले कॉर्नर ए डिस्टेंस पे पाया जा रहा है, अगला √2a पे पाया जा रहा है। क्या इसके अलावा और भी चॉइस है? ये जो एटम है ये भी क्या है? ए डिस्टेंस पर ही मौजूद है। ये वाला जो एटम है ये किस पे है? a√2 पर, क्योंकि ये भी क्या फेस डायगोनल ही तो है मेरे पास ये। इसी तरह अगर मैं यहां से यहां जाऊं तो भी ए पर है, यहां से यहां जाऊं तो भी क्या माना जाएगा? फेस डायगोनल माना जाएगा। अब अगर मैं यहां से इस पॉइंट पे जाता हूं तो ये क्या है? मेरा एक अलग डिस्टेंस मिलने वाला है। ये पूरी डिस्टेंस क्या मानी जाएगी? बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस मानी जाएगी, ठीक है। कैसे बॉडी डायगोनल डिस्टेंस निकालते हैं मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं, ठीक है। तो अपन अब क्या करने वाले हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हर तरीके से निकाला जाता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर, थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन बोर्ड एग्जाम की बात करें तो फर्स्ट से सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर तक की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन आईआईटी लेवल में थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया जाता है, फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और नीट लेवल की बात करें तो सेकंड तक या थर्ड तक खत्म हो जाता है कहानी। तो पहला कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा हो गया?
इस रेफरेंस एटम के सबसे पास में एटम कौन सा है और कितने एटम हैं ऐसे, ये मुझे सोचना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं इस एटम की बात करूं तो एक तो मुझे ये मिल रहा है, ठीक है ना, मैं नंबर डाल देता हूं यहां पर, नंबर 1, एक नंबर 2, देखो ए डिस्टेंस पर ही तो मिल रहा है। इसी तरह ये नंबर 3। क्या और कोई भी एटम है? हाँ जरूर है, क्योंकि ये यूनिट सेल किसी भी लैटिस में सिर्फ एक ही यूनिट सेल तो होगी नहीं, यानी कितनी यूनिट सेल आसपास में होंगी, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर जगह से ट्रांसलेशनली मोशन करके क्रिस्टल लैटिस बना होगा। तो यहां पर भी क्या होगा, एक क्यूबिक यूनिट सेल होगी और इस जगह भी क्यूबिक यूनिट सेल होगी। तो ये मान लो मेरे पास ए डिस्टेंस वाला एक और एटम है, ये मान लो मेरे पास एक और ए डिस्टेंस वाला एटम है। कितने हो गए बेटा? दिस इज 4, दिस इज 5। एक और हो सकता है इसके ऊपर, है कि नहीं? तो ये डिस्टेंस मैंने मान ली चलो ए, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो गया मेरे पास? 6। तो मैं कह सकता हूं कि इस वाले रेफरेंस एटम पर मेरे पास ऐसे 6 एटम मौजूद हैं जो ए डिस्टेंस पर मौजूद हैं, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। एक आसान तरीका बताता हूं याद करने का, एक्स वाई जेड डायरेक्शन, उसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों काउंट कर लो। अगर मैं इसको एक्स डायरेक्शन मान रहा हूं तो इसका नेगेटिव डायरेक्शन ये हो जाएगा, 2 मिल गए। अगर इसको मैं वाई मान रहा हूं तो इसका वाई का 2 मिल जाएंगे ऊपर नीचे, और जिसको जेड मान रहा हूं तो आगे पीछे जेड के 2 मिल जाएंगे। टोटल कितने हो गए? 6। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास कितना हो गया? 6 एट डिस्टेंस कितने पर? ए। अगर मेरा सवाल ये होता है कि सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर है मुझे वो एटम सर्च करने पड़ेंगे जो ए डिस्टेंस से दूसरे नंबर पे आते हो, और वो डिस्टेंस मुझे सिर्फ एक ही नजर आ रही है। वो कौन सी है? a√2। क्यों? a√2 ही एक ऐसी डिस्टेंस है जिसमें आप देख सकते हैं कि सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा। अब क्या आप बता सकते हैं मुझे सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है? इसको थोड़ा अलग से डिजाइन कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा क्लियर चीजें हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास रेफरेंस एटम था, तो इस रेफरेंस एटम के मेरे को यहां पर क्या मिल रहा है? दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि एक ऐसे और मिलेगा, है ना, और एक ऐसे और मिलेगा, और एक इधर मिलेगा। मैं सिर्फ एक ही प्लेन की बात कर रहा हूं। ये जो मेरे पास प्लेन है, एक और क्यूब मैंने बना दिया ऐसे करके कुछ, तो ये कैसा बन जाएगा? कुछ इस तरह का बन जाएगा ऊपर का प्लेन, और इसी तरह मैंने कुछ इस तरह से बना दिया। तो ये क्या हो गया मेरे पास? एक इस डायरेक्शन में मिल गया, ठीक है ना। इसी तरह मान लो मैंने इसको ऐसे बढ़ा दिया, इसको ऐसे बढ़ा दिया, तो मैंने क्या बना दिए? ये 4 क्यूब के फेस बना दिए, टॉप फेस बना दिए, ठीक है ना। अब यहां पर आसानी से एक चीज आप बता सकते हो कि ये मान लो मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, तो हर एक प्लेन में कितने हैं? इन 1 प्लेन टोटल 4। हाउ मेनी प्लेन आर पॉसिबल? 3 प्लेन आर पॉसिबल। तो इन 3 प्लेन 4 3 जा 12। सो सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 12। आप इसको चाहे एज्यूम कर सकते हैं, सॉरी इमेजिन कर सकते हैं, एज्यूम तो कोई चीज है ही नहीं इस चैप्टर में, इमेजिन कर सकते हैं, आप गैस कर सकते हैं। आपको 12 से एक 13वां नहीं मिलेगा और 12 से 11वां नहीं मिलेगा, 12 ही एग्जैक्ट आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा जो कि सेकंड माना जाएगा। अब मेरा सवाल आता है थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर पर। थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, आप बताएंगे मुझे कि आपको वो थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सी डिस्टेंस पर मिल रहा है और कितने होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया मेरा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो अगर मैं इसको नाम को देखूं तो बी फॉर बॉडी, सी फॉर सेंटर, सी फॉर क्यूबिक, तो नाम पड़ जाता है इन शॉर्ट BCC यूनिट सेल, ठीक है ना, BCC यूनिट सेल। होता क्या है इसमें BCC यूनिट सेल में कि जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं, लैटिस पॉइंट्स का मतलब जहां जहां एटम या स्फीयर रखे गए हैं, तो लैटिस पॉइंट्स हो जाते हैं ऑल कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर। इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं बॉडी सेंटर क्या होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे पास एक क्यूब है, एक क्यूब बनाया मैंने,
ठीक है ना। इस क्यूब में क्या करने वाला हूं मैं, बॉडी सेंटर कैसे निकालते हैं वो बताने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से देखना है मेरे पास। चलो ये मेरे पास बन गया क्यूब। अब मेरे को बॉडी सेंटर निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले बॉडी डायगोनल निकालना पड़ेगा बच्चों। बॉडी डायगोनल कैसे निकालते हैं, टॉप अप, टॉप डाउन। तो बॉडी डायगोनल कैसे निकालते हैं बच्चों, अप डाउन करेंगे अपन। ये अप डाउन का सिस्टम क्या है भाई, समझ लेते हैं इसको। अप डाउन का मतलब क्या हो गया, किसी भी एक फेस का अप पकड़ लो, उसके सामने वाले का डाउन पकड़ लो, ये डाउन हो गया। तो ये जो है मेरे पास ए बी, ये ए बी माना जाएगा मेरे पास बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं इसको मिला दूं, ठीक है ना, इसको मैंने मिला दिया मान लो, तो ये क्या मेरे पास ए बी सी, तो बी सी क्या है मेरे पास, ए बी तो मेरा बॉडी डायगोनल हो गया, बी सी क्या हो जाएगा मेरे पास, फेस डायगोनल, ठीक है। और ए सी क्या है मेरे पास, एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब। क्या मैं ए बी डिस्टेंस निकाल सकता हूं, क्या मैं ए बी डिस्टेंस निकाल सकता हूं, ये एक सवाल है, इसको अपन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस पे आते हैं। लेटिस पॉइंट क्या होता है, ऑल कॉर्नर्स एंड द बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर निकालने के लिए हमें बॉडी डायगोनल पढ़ना जरूरी है। ऐसे कितने बॉडी डायगोनल पॉसिबल हो सकते हैं, 4 बॉडी डायगोनल पॉसिबल हो सकते हैं। कैसे देखते हैं जरा। ठीक है, तो एक तो मेरे पास ये वाला बॉडी डायगोनल मैंने इसमें बता ही दिया था। इसी तरह इसका टॉप और इसका डाउन, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का आ गया, ए बी सी और डी, ठीक है। इसके बाद और आ सकता है इसका टॉप और इसका डाउन। यहां पर मिल रहा है मेरे को, मान लो सपोज कर लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। अब इसका टॉप और इसका डाउन, ये बचा मेरे पास। चलो, तो ये चारों बॉडी डायगोनल एक इंटरसेक्शन पॉइंट पर कट कर रहे हैं। ये क्या कहलाता है मेरा, बॉडी सेंटर। तो लैटिस पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, ऑल कॉर्नर्स, यानी कि एटम यहां रखे होंगे कॉर्नर्स पर। ये एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहा हूं मैं। अब एंड सेंटर में भी टाइप आ गया बॉडी सेंटर, तो एक एटम कहां होगा, इस पे रखा होगा बॉडी सेंटर पर। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये बॉडी सेंटर पर जो एटम रखा है वो किसी और यूनिट सेल के कांटेक्ट में आएगा? मेरा जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो एटम है इस यूनिट सेल के अंदर रखा हुआ है, इट इज नॉट इन कांटेक्ट विद एनी अदर यूनिट सेल। तो मैं कह सकता हूं कि पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन इसका माना जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं z निकालने की कोशिश करता हूं, z, तो z कैसे निकालूंगा, z इक्वल्स टू 1/8 into 8, दैट इज कॉर्नर्स, दिस इज ड्यू टू कॉर्नर्स। कॉर्नर पे कितने हैं, 8 एटम है, सॉरी 8 कॉर्नर है, और हर एक कॉर्नर पर 1/8 ऑफ द होल स्फीयर इज कंट्रीब्यूटिंग। तो टोटल मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/8 into 8, क्योंकि 8 कॉर्नर है, प्लस बॉडी सेंटर कितना है 1, कंट्रीब्यूशन क्या है 1, तो मेरे पास दिस इज ड्यू टू बॉडी सेंटर। तो टोटल z कितना आ गया मेरे पास बच्चों, 1 + 1 दैट इज 2। तो हमेशा याद रखना बीसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, रिलेशन बिटवीन A एंड R। A एंड R क्या है मेरे को पता ही है, R इज अ रेडियस ऑफ स्फीयर एंड A द एज लेंथ। अब ध्यान से इसमें देखना कि एक्चुअली में यहां पर हो क्या रहा है। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, राइट ट्राइंगल ABC, ABC, क्या राइट, ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होगा नहीं होगा, यस। क्यों होगा, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या है, एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल है, ACD, दिस इज B, सॉरी ACB इज 90 डिग्री। तो मैं यहां से एक चीज निकाल सकता हूं बच्चों, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
AC मेरा एज लेंथ हो गया, BC क्या है यहाँ पर, फेस डायगोनल की लेंथ, जिसकी लेंथ मैं आपको पहले बता चुका हूं a√2, तो √2 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 3a स्क्वायर, और मैं यहां से बोल सकता हूं कि AB इज इक्वल टू √3a। अब मैं इस बॉडी डायगोनल को क्या करने वाला हूं, सेपरेट करने वाला हूं। बच्चों ध्यान से देखना, ये मेरे पास क्या हो गया, बॉडी डायगोनल हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे पास एक एटम रखा हुआ है यहां पर, इसका 1/8 पार्ट कांटेक्ट में आएगा, जैसे ये मेरे पास 1/8 पार्ट कांटेक्ट में आ रहा है मान लो, ठीक है ना, ऐसे ये भी एक 1/8 पार्ट कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कितनी रेडियस आ रही हैं, ये एक रेडियस हो गई, ये कितनी रेडियस हो गई, 2 रेडियस हो गई, और ये कितनी रेडियस हो गई, 1 रेडियस। तो ये बॉडी डायगोनल ही तो है, तो AB इज इक्वल टू √3a, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 4r। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं a इज इक्वल्स टू 4r डिवाइड बाई √3, या ये मैं ऐसे भी ले सकता हूं r इज इक्वल्स टू √3a बाई 4। दिस इज मोर फेमस फॉर्मूला, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ इज √3a बाई 4 फॉर BCC, ठीक है। तो ये हमारे पास बॉडी लेंथ, बॉडी डायगोनल की लेंथ हमने निकाल ली, इसमें हमने देखा कितनी रेडियस है, बेटा ये एटम क्या है, 1/8 पार्ट ऑफ द होल स्फीयर, दिस इज कंप्लीट एटम प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, दिस इज अगेन 1/8 पार्ट ऑफ द होल स्फीयर एट कॉर्नर। तो तीनों ही रेडियस क्या होंगी, तीनों तरह की सेम ही होंगी, नहीं होंगी, इसमें 2 रेडियस है, इसमें 1 रेडियस है, इसमें 1 रेडियस है, चारों रेडियस को मिला के मेरे को क्या मिल रहा है, बॉडी डायगोनल लेंथ मिल रही है जो कि √3a होती है, तो r इक्वल टू √3a बाई 4 हो गया। तो इस तरह से मैंने क्या निकालना सीख लिया, रिलेशन बिटवीन a एंड r एंड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों अब अपन देखेंगे इसमें पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। तो पैकिंग एफिशिएंसी मैंने जैसे कि पिछली बार आपको सिंपल क्यूबिक के केस में बताया था कि टोटल आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इनटू 100, ठीक है ना। तो यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, Z इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाई a क्यूब, ठीक है ना। अभी r का फॉर्मूला मैंने बताया था √3a बाई 4, और Z की वैल्यू यहां पर कितनी है, 2 है, तो यहां पर वैल्यू पुट करने वाला हूं 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4r डिवाइड बाई √3, तो 4r डिवाइड बाई √3 होल क्यूब इंटू 100। इसको जरा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा सॉल्व करके, जरा हेल्प करिए मेरी। 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना, डिवाइड बाई 4 जा 16, 4 जा 64 r क्यूब डिवाइड बाई 3√3, ठीक है ना। तो r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या क्या बचेगा यहाँ पर, 8 पाई डिवाइड बाई 3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ पर, ओके, दिस विल बी 64 इंटू √3, so पाई √3 डिवाइड बाई 8, 100 is also there, 100 is also there, 100। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 68% डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो पैकिंग एफिशिएंसी मेरे को यहाँ पर कितनी मिलती है, 68% मिल जाती है बच्चों, ठीक है। अब मेरे से पूछा जा रहा है वॉइड फ्रैक्शन कितना होगा, तो वॉइड फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो गया 0.68, दैट इज 1 माइनस 0.68, दैट इज 0.32। So this is the packing fraction. This is packing fraction 0.68 and this is void fraction. Void fraction मतलब कितना स्पेस उस यूनिट सेल में छूटा हुआ है, खाली है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, ठीक है। तो बच्चों अब अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज अ नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम विच इज सराउंडिंग एनी पर्टिकुलर रेफरेंस एटम। तो अपन को रेफरेंस एटम चूज करना पड़ेगा, उसके बेस पर मुझे नियरेस्ट नेबर देखने पड़ेंगे कितने आ रहे हैं और कहाँ आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस क्यूब की बात करूँ, दिस इज अ बॉडी सेंटर क्यूबिक एग्जाम्पल। अगर मैंने इसको क्या मान लिया बच्चों कि रेफरेंस एटम मान लिया, मान लो, ठीक है। अपन इसको अगर रेफरेंस एटम मान लेते हैं तो ये सराउंडिंग किसके आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी ए हो गई,
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, रूट 2a। अब देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखूं तो मेरे को कितनी मिल रही है, ये डिस्टेंस जो होगी बेटा दैट इज हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये डिस्टेंस पूरी कितनी हो जाएगी, रूट 3a। तो जैसे कि मान लीजिए a है, ये b है, c d e एंड दिस इज o, तो o a डिस्टेंस कितनी होगी, रूट 3a/2। ठीक है, इसी तरह a e डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, a। इसी तरह a c डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, a रूट 2। अब मेरे को ये वो डिस्टेंस है जहां पर एटम्स मिल रहे हैं इसके रेफरेंस में आसपास। तो सबसे कम डिस्टेंस कौन सी आ रही है, मेरे हिसाब से तो a रूट 2 तो नहीं आएगी, क्योंकि दिस इज मोर देन a एंड दिस इज a एंड दिस विल बी लेस देन a, क्योंकि 1.713 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो दिस विल बी लेस देन a और दिस इज मोर देन a, दिस इज इक्वल टू a। तो ऑब्वियसली दिस विल बी द फर्स्ट नेबर, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो मेरे को ये तो मालूम पड़ गया कि फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज a रूट 3/2। अब वो कितने होंगे ये आपको बताना है और सोचना है। ठीक है, चलो देखते हैं, थोड़ा सा हेल्प करना मेरी। अगर मैं इस क्यूब की बात करूं बेटा, तो ये जो क्यूब है कितने और कांटेक्ट में है, 8 कॉर्नर के और कांटेक्ट, सॉरी 8 क्यूब के और कांटेक्ट में है ये क्यूब, ये कॉर्नर 8 क्यूब के और कांटेक्ट में आ रहा है। यानी कि अगर मेरे पास कुछ इस तरह से एक और क्यूब बना हुआ है मान लीजिए, ठीक है, तो इसका ही बॉडी सेंटर यहां कहीं होगा। इसी तरह एक और पीछे की साइड में मान लो तो इसका भी बॉडी सेंटर यहां होगा, यानी कि इसका इन दोनों के बीच में होगा तो यहां भी एक और होगा बॉडी सेंटर। कहने का मतलब है कि ये कॉर्नर आपको 8 क्यूब के कांटेक्ट में आ रहा है, यानी कि 8 बॉडी सेंटर और मिलने वाले हैं बिल्कुल उसी डिस्टेंस पर। तो मैं कह सकता हूं आसानी से कि रूट 3a/2 पर मुझे 8 नियरेस्ट नेबर मिलेंगे। तो मैं कह सकता हूं फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू 8 एट डिस्टेंस रूट 3a/2। अगला सवाल, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर कहां मिलेगा बच्चों, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑब्वियसली बात है a डिस्टेंस पर मिलेगा, क्योंकि ये तो a से ज्यादा है। ये कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर वाला, और ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर वाला। तो क्या आप बता सकते हैं सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे कितना मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है, अभी सिंपल क्यूबिक का फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर याद करिए, अपन ने ऐसे ही तो निकाला था। तो पॉजिटिव नेगेटिव x पॉजिटिव x, नेगेटिव y पॉजिटिव y, नेगेटिव z पॉजिटिव z। तो मैं कह सकता हूं टोटल 6 एट डिस्टेंस कितने पर, a पर। ऐसे ही मेरा थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकता हूं, लेकिन वो थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर कहां आएगा, a रूट 2 पर। क्या बता सकते हो बच्चों, थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर दिस विल बी हाउ मेनी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड किस डिस्टेंस में मिल रहा है, a रूट 2 पर ही मिलेगा। तो a रूट 2 का मतलब क्या हो गया, इस कॉर्नर के इस रेफरेंस में यहां पर। अब बात वही नहीं आ गई कि अगर ये यहां पर एक है तो एक और यहां पर होगा, है कि नहीं। इसी तरह इसी प्लेन में एक और मुझे मिल जाएगा ऊपर की साइड में और एक नीचे की साइड में, यानी कि इस पूरे प्लेन में कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। तो 4 × 3 दैट इज 12 एट डिस्टेंस रूट 2a, दैट्स इट। तो ये बच्चों हो गया मेरा बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल।
चलो बच्चों, अब अपन बात करेंगे तीसरे क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, जिसका नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है FCC और CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं, जब मैं पैकिंग का टॉपिक पढ़ाऊंगा 1D डायरेक्शन, 2D डायरेक्शन, 3D डायरेक्शन, उसमें आपको मैं आसानी से बता दूंगा कि ये CCP क्यों कहा जाता है। फिलहाल इसके लैटिस पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। लैटिस पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? ऑल कॉर्नर्स कितने हो गए? ऑल कॉर्नर्स 8 प्लस ऑल फेस सेंटर्स। ऑल फेस सेंटर्स, फेस सेंटर मतलब क्या हो गया? जहां भी फेस डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोल देता हूं मैं फेस सेंटर। ठीक है, तो कितने फेस सेंटर होते हैं? 6 फेस सेंटर होते हैं। जरा इसका क्यूबिक डायग्राम बना लेते हैं बच्चों आसानी से। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक क्यूब दिया हुआ है, तो सारे कॉर्नर्स पे पहले तो मैं क्या कर देता हूं? एटम्स बना देता हूं। चलो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बात करता हूं फेस सेंटर की। तो फेस सेंटर कौन कौन से हो जाएंगे? ये वाला एक फेस सेंटर हो गया, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम, फ्रंट। फ्रंट कहां आएगा मेरा? ये आगे फ्रंट, और रियर। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फ्रंट एंड रियर। तो मेरे पास कितने फेस सेंटर हो गए? 6 फेस सेंटर हो गए। यहां पर क्या होते हैं? एटम्स रखे होते हैं। तो जरा एक थोड़ा सा दिमाग में लेके आते हैं कि ये जो फेस है, दिस इन कॉन्टैक्ट विद वन मोर क्यूब, वन मोर क्यूब। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/2 कंट्रीब्यूशन, 1/2 कंट्रीब्यूशन पर स्फीयर, सॉरी पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल बाई एटम। रीजन सो। तो अगर मेरे को Z निकालना है तो कैसे निकालूंगा? 8 कॉर्नर है, 1/8 पोर्शन आ रहा है, तो 8 × 1/8 प्लस 6 फेस सेंटर, 1/2 इसका कंट्रीब्यूशन है, तो 1 + 3 दैट इज 4। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल FCC में कितने आते हैं बच्चों? 4 आते हैं। अब अगला सवाल है मेरा कि रिलेशन कैसे डेवलप करेंगे? रिलेशन बिटवीन A एंड R। बच्चों अगर रिलेशन की बात करें तो मैं क्या करने वाला हूं, इसका फेस बनाऊंगा मैं। तो जैसे कि मैंने मान ली ये फेस, ठीक है, ये मेरे पास इसका फेस हो गया। तो इस फेस की अगर मैं बात करूं तो ये जो फेस है, यहां पर सेंटर में एक एटम रखा हुआ है, ठीक है। ये जो फेस सेंटर वाला एटम है ये टच कर रहा है इसको, और ये टच कर रहा है इसको, ये टच कर रहा, इसको मैंने इंटरसेक्ट करा दिया, ये टच करेगा ये। मैं क्या करने वाला हूं? इस फेस के टॉप व्यू को बनाने वाला हूं। कुछ इस तरह से मैंने इसका टॉप व्यू बना दिया, ठीक है। कॉर्नर्स पे भी एटम रखे हुए हैं, फेस सेंटर पे रखे हुए हैं। फेस सेंटर का एटम मेरे पास ये हो गया। अब इस फेस सेंटर से क्या करेगा? वो ऐसे टच करेगा, ये वाला कॉर्नर वाला ऐसे टच करेगा, ये वाला कॉर्नर वाला, ये वाला कॉर्नर वाला ऐसे टच करेगा, और ये वाला कॉर्नर वाला ऐसे टच करेगा। इसको मैं पूरा कर देता हूं, ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पे आप आसानी से देख सकते हो कि ये फेस सेंटर इन चारों को टच कर रहा है, लेकिन ये चारों आपस में टच नहीं करेंगे, जैसा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हो रहा था। इसका मैंने क्या बना लिया बच्चों? फेस डायग्राम बना लिया। तो इसका नाम रख दे A, इसका नाम दे B, इसका नाम C। तो इन ट्राइएंगल, इन राइट ट्राइएंगल ABC आप आसानी से देख सकते हैं कि AB² इज इक्वल्स टू BC² प्लस AB², दैट इज A² प्लस A² दैट इज 2A²। तो मैं कह सकता हूं AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2A। अब कोई बता सकते हो आप कि AB में कितनी रेडियस आ रही है? देखते हैं जरा। देखो बेटा, एक रेडियस तो ये वाली आ गई,
इसमें कितनी रेडियस आ रही है बेटा, 2 रेडियस आ रही हैं। इसमें कितनी रेडियस आ रही है, 1 रेडियस आ रही है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि √2a इज इक्वल टू 4r, ठीक है ना। तो r इज इक्वल टू व्हाट, √2a डिवाइड बाई 4। इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं, r इज इक्वल टू a बाई 2√2, 2√2, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया किसके बीच में, a और r के बीच में। अब अपन जानने की कोशिश करेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब अपन बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते थे, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज a क्यूब इंटू 100। तो Z की वैल्यू मुझे पता ही है, कितनी आई थी 4, R की वैल्यू कितनी आई a/2√2। तो जब मैं इस दोनों को इसमें पुट कर दूंगा तो क्या आएगा, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 डिवाइड बाई a क्यूब। अब देखो a की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 2√2r। तो a क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√2r होल क्यूब। तो सॉल्व करूंगा कितना आएगा, 8 इंटू 2√2r क्यूब दैट इज 16√2r क्यूब। वैल्यू को पुट कर देता हूं यहां पर। तो 4 इंटू 4 पाई आर क्यूब इंटू 100 डिवाइड बाई 3 इंटू 16√2r क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16 दैट इज 16 कैंसिल। यहां से मेरे को क्या मिलने वाला है, पाई इंटू 100 डिवाइड बाई 3√2। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास पैकिंग एफिशिएंसी आ जाती है 74%। और जब भी मैं बात करता हूं वॉइड फ्रैक्शन तो मेरे को 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा दैट इज 74 डिवाइड बाई 100 सो 0.74 सो 0.26 इज द वॉइड फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पैकिंग एफिशिएंसी। अब अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। तो अब अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए मुझे रेफरेंस एटम चूज करना पड़ेगा। मैंने मान लो क्या कर दिया, इस वाले को इस बार रेफरेंस एटम चूज कर लिया, सपोज करते हैं रेफरेंस एटम चूज कर लिया इस बार इसको, ठीक है। तो ये एटम किस किस के कांटेक्ट में आ रहा है बच्चों, एक तो ये वाला हो गया मेरे पास A B C D, इसको मैंने मान लिया O, ठीक है ना। तो एक तो कांटेक्ट में ये आ रहा है, AD पे मिल रहा है दैट इज A डिस्टेंस पर मिल रहा है। एक मेरे पास AO पर मिल रहा है, AO कितना हो जाएगा, √2a डिवाइड बाई t, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, फेस डायगोनल का आधा है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, a/√2 आ जाएगा। इसके अलावा एक यहाँ मिल गया मेरे को, एक यहाँ मिल गया, और कहाँ मिलेगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ देखूँ तो भी मेरे पास a ही आ रहा है, यहाँ भी a ही आ रहा है। इसके बाद अगर मैं इस डिस्टेंस को देखूँ बेटा, ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस ये कितनी हो गई, a√2 हो गई, a√2 डिवाइड बाई 2 हो गई। ये डिस्टेंस अलग डिस्टेंस है, ठीक है ना। इसके अलावा अगला कहाँ मिलेगा मेरे को, यहाँ मिलेगा दैट इज फेस डायगोनल पर, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ मिलेगा। ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। पहले अपन बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी हो सकती है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस a/√2 ही होगी, क्योंकि ये a है, ये a/√2 है, दिस इज लेस देन दिस वन। तो पहला कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ मिलेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी एट डिस्टेंस a/√2। अब कितने मिलेंगे, अगर देखो ध्यान से बेटा, तो इस वाले क्यूब के साथ एक आ गया, ऐसे एक पीछे आएगा, ऐसे एक इधर आएगा, ऐसे एक इधर आएगा, ये वाला हो गया पीछे वाला। मतलब इस प्लेन की बात करूं, इस पूरे प्लेन की, तो इस प्लेन में कहां गया, 1 2 3 और 4। तो एक प्लेन में 4, यानी कि टोटल कितने हो गए, 4 इंटू 3 दैट इज 12। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12 इन FCC। चलो दूसरे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे कहां मिलने वाला है, क्या A डिस्टेंस पर मिलेगा, एक ये पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी a√2 डिस्टेंस पर मिले, ठीक है ना, AC a√2 डिस्टेंस, एक AD डिस्टेंस है। इसके अलावा
कोई और डिस्टेंस भी है, जैसे मान लो मैंने AP मान लिया, तो AP डिस्टेंस पर भी मिल सकता है। अब AP डिस्टेंस मुझे निकालनी पड़ेगी कितनी होगी, ठीक है ना। फिलहाल अगर बात की जाए तो AD पर मुझे मिल जाएगा अपना दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो AD की बात करूं तो AD में कितने मेरे पास आने वाले हैं इस कॉर्नर में, 6 आ जाएंगे टोटल। जैसे कि अपन ने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पहले वाला लिया था, तो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस वन 6 1, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे मेरे, 6 एट डिस्टेंस A, दैट इज इक्वल्स टू 6। तो मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया, सेकंड निकाल लिया। अब थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सी डिस्टेंस में मिलेगा ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो आज बच्चों अपन ने क्या किया, क्यूबिक यूनिट सेल को कवर कर लिया है, जिसमें अपन ने सिंपल क्यूबिक पढ़ा, फेस सेंटर पढ़ा, BCC पढ़ा। इसके अलावा अपने सिलेबस में एक यूनिट सेल और है जिसका नाम है हेक्सागोनल यूनिट सेल। उसमें भी हम Z निकालना सीखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन एज लेंथ, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस निकालना सीखेंगे। इसके अलावा हम पैकिंग एफिशिएंसी भी सीखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सीखेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अगर अच्छा लगे तो दूसरों तक शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।